बाकायदा आगाज करें एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों ने कुछ पढ़ा और हमने पूरा यूनिट खत्म नहीं किया था। हम बड़े अच्छे थे, हमने आखिरी लाइन छोड़ दी थी तो पूरा यूनिट खत्म नहीं हुआ था। हम लोगों ने समझा था कंपिटेंस ऑफ पार्टीज को। पार्टीज कंपिटेंट कब होती हैं? जब उनमें तीन बातें हों। क्या है वो तीन बातें? एज ऑफ मेजोरिटी रखती हूं, साउंड माइंड हो, और उन लोगों की लिस्ट में ना हो जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इस बात में सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिर हम आए थे माइनर वाली बात पे। हमने कहा था कि एज ऑफ मेजोरिटी का क्या मतलब है और एज ऑफ माइनॉरिटी का क्या मतलब है। तो नॉर्मल केसेस में कितनी एज है माइनर या मेजर वाली? 18 साल। जैसे 18 साल पूरे हो गए आप मेजर हो जाएंगे। ये नॉर्मल केसेस हैं। गार्डियन अगर अपॉइंट हुआ वो 21 साल। ये दोनों रूल समझ आ रहे हैं? अब माइनर के आगे 3-4 रूल थे। माइनर के साथ एग्रीमेंट किस किस्म का है? वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। और अगर एक माइनर और एक मेजर, इन दोनों के साथ आपने कलेक्टिवली एग्रीमेंट किया, किसी पार्टी ने दो बंदों से एग्रीमेंट किया, इनमें से एक माइनर है एक मेजर है, तो क्या होगा? क्या ये एनफोर्स हो सकता है? एनफोर्स बड़े के अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है, छोटे के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। एक माइनर अगर फ्रॉडलेंटली अपने आप को मेजर शो कर दे और फिर डील कर ले, फिर क्या होगा? वो फिर भी लायबल नहीं होगा, लायबल फिर भी बड़ा ही होगा। माइनर पहले छोटा होता था, उस वक्त उसने एक एग्रीमेंट किया, चलो नादानी में कर लिया, अब तो बड़ा हो गया। वो अपने माजी के किए हुए एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? नहीं। वो आज नया एग्रीमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन माजी के किए गए एग्रीमेंट को कंफर्म या रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफिकेशन का मतलब था पीछे की किसी चीज को ओके की सनद जारी कर देना कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है। माइनर के अंदर जो गिनती की 3-4 लाइंस लिखी हुई थी, उसमें कोई सवाल कोई कंफ्यूजन। माइनर समझ आ गया? फिर उसके बाद हमने पढ़ा अनसाउंड। जो अनसाउंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फिर हमने पढ़ा था कि अनसाउंड वो होता है जो साउंड ना हो। तो साउंड माइंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। साउंड वाले बंदा क्या 2-3 निशानियां होनी चाहिए, यानी कि हम कब कहेंगे कि एक बंदा साउंड है? कॉन्ट्रैक्ट तक के हवाले से। अगर एग्रीमेंट बनाते वक्त वो अपने अच्छे बुरे को समझ सकता हो, टर्म्स को समझ सकता हो। 3 बातें। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त वो इस काबिल हो कि वो समझ सके कि टर्म्स में क्या लिखा है और अपना अच्छा बुरा उसके इंटरेस्ट पे उसके क्या इंपैक्ट आएगा वो देख सके। तो एक ऐसा शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त टर्म्स को समझ के और अपना नफा नुकसान जान के डील कर सकता हो, वो साउंड है। लेकिन जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इतना अक्ल शऊर नहीं है या वो जो उसको सही से कंप्रीहेंड नहीं कर सकता, वो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड की 3 एग्जांपल्स देखी थी जी। ये सामने वाले भाई, स्पेसिफिक पर्सन, ल्यूनेटिक या ड्रंकन पर्सन। ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन के साथ कभी भी नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो बाकी 2 लोग हैं इनके बारे में 2 जेनेरिक रूल आपने पढ़े। वो जो ज्यादातर साउंड होता है कभी कभी अनसाउंड हो, तो जब वो कभी अनसाउंड हुआ है तो उस वक्त क्या होगा? वो नहीं कर सकेगा। और जब साउंड है तो, और जो ज्यादातर अनसाउंड है और कभी कभी साउंड हो जाए, वो कभी जब साउंड है उस पे वो करे। फिर एक बात जो किताब में नहीं लिखी थी, मैंने आपको ज़बानी इंफॉर्मेशन दी थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। जो बंदा ज्यादातर सही हो और अचानक से कोई कह दे कि ये पागल है या इस वक्त सही नहीं है, जो जिसने इल्जाम लगाया वो, और एक बंदा जो ज्यादातर गलत और कोई कह दे अभी सही है, एक सिंपल सा टोटका। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है जिसने मशकूक बात की है। कॉमनली एक ल्यूनेटिक के बारे में लोग तसव्वुर करते हैं कि ये पागल आदमी है, तो अगर कोई कह रहे हैं नहीं नहीं इस वक्त ये पागल नहीं है, तो वो मशकूक बात कर रहा है, उसी को ही अदालत में साबित करना होगा। और एक नॉर्मल बंदा, ज्यादातर लोगों के बारे में का गुमान होता है कि वो सही है, और अचानक से कोई कहते नहीं नहीं इसने तो पी रखी है, तो फिर जिसने इल्जाम लगाया है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। अनसाउंड माइंड वाली बात समझ आई? फिर 4 तरह के लोग हैं जिनके साथ लॉ ने हमें मना कर दिया। एलियन एनिमी, जो मैंने आपसे कहा था दूसरे मुल्क का, ये एलियन एनिमी की टर्म इसलिए यूज की थी कि आगे 2-3 जगह किताब में फिर इसका जिक्र आएगा। तो एलियन एनिमी कौन था? दूसरे मुल्क का वो शख्स जिस मुल्क के साथ हमारे मुल्क की इस वक्त जंग चल रही हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा है तो क्या करें? होल्ड कर दें या उसको कैंसिल कर दें। और अगर इस वक्त जंग चल रही है और आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो लॉ ने आपको मना किया है कि मत करें, फिर भी आप कर लें।
एनफोर्सेबल नहीं होगा, कानून उसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। वो कहेगा हमने मना किया हुआ था कि इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, अब कर लिया है तो ठीक है, तुम्हारी डीलिंग है, दुआ करो तुम्हारे साथ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो तो रोते हुए मेरे पास नहीं आना क्योंकि मेरी बात तुमने नहीं सुनी। ये वाली बात समझ आ गई। देन हमने कहा था कि जो कन्विक्ट है और इम्प्रिजन्ड है, कन्विक्ट कौन होता है और इम्प्रिजनमेंट जेल। तो वो मुजरिम जो इस वक्त जेल में है वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, जो मुजरिम ना हो और जेल में वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो मुजरिम है लेकिन जेल से बाहर आया हुआ है किसी वजह से, किसी जमानत पे या किसी और वजह से, वो भी कर सकता है। तो वो शख्स जो मौजूदा सिचुएशन में मुजरिम हो और हवालात के अंदर कैद हो, उसके साथ लॉ ने मना कर दिया। ये बात समझ आ रही है। तीसरा, ये जो बाहर के सिफारतकार, एम्बेसडर, मेहमान, गवर्नमेंट के ऑफिशियल सतह के जो डेलीगेट्स होते हैं, जिनको पाकिस्तान अदब एहतराम देता है और उनको इम्यूनिटी दे देता है, इनके साथ क्यों मना कर दिया? ये तो अच्छे लोग नहीं होते, इनकी मर्जी है, चाहे तो अदालत के सामने जाएं, चाहे तो अदालत के सामने ना जाएं, इनको प्रोटेक्शन तो मिली हुई है। तो अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और आपके साथ बुरा हो और ये अच्छे आदमी ना हो और ये अदालत के सामने ना जाएं, तो गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। ये अगर कुछ बुरा करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके ऊपर केस करना चाहे तो वो उनका मामला है, आम शहरी इन लोगों पे केस नहीं कर सकता। तो आपने अक्सर सुना होगा जी, बाहर का एक सफीर था, उसने पाकिस्तान में एक बंदा मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, फलाना बंदे ने इस तरह से जुर्म कर दिया और उसे कोई नहीं पकड़ पा रहा, इसलिए कि आम जनता उसके खिलाफ केस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट करने के मूड में नहीं होती। ठीक है, क्या पैसे का चक्कर बाबू भैया? अब तो खैर हम तो सुलह कराते फिर रहे हैं, हम जो है ना, मतलब ये वक्त भी आना था 10-11 महीने के अंदर। एक टाइम पे हमारी इंडिया के साथ जंग चल रही थी, अंदर खाते जोश तो बहुत दिखा रहे थे हम, लेकिन सोच रहे थे कि यार बस खत्म हो जाए तो बेहतर है, जरा ज्यादा ही टेंशन होना शुरू हो गई है। तो वो उस टाइम पे अचानक से जो है वो एक इंटरनेशनल सुपर पावर ने आके कहा कि 2 बच्चे लड़ रहे थे, मैंने इनका मसला हल करा दिया। उसके बाद जगह जगह जाके उसने बताया भी। अच्छा, हमने उनकी तारीफ भी कर दी तो हमें ज्यादा जलील नहीं किया, जिसने तारीफ नहीं की उसके बार बार जहाज गिराता रहा। 5 गिर गए थे जहाज, 6 गिर गए थे, 7, एंड पे तो 8 तक पहुंच गया था, गालबन 11 तक पहुंच गया था। तो अब जो है वो सोचें कि वही सुपर पावर जो बच्चों की लड़ाई रुकवाने आई थी, अभी बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना सियाना हो गया है कि उसने उस सुपर पावर को कहा कि आप टेंशन ना लें, आप गलत फंस गए, मैं बचाता हूं। ठीक है, ये आपकी इज्जत इसमें है कि इस वक्त जो है ना हमारी ये पेशकश मान लें, क्योंकि अगर आपने जारी रखी तो भी नुकसान है और बैकआउट किया तो जलील भी होंगे। तो कह दें कि जी देखें जी, मैंने पाकिस्तान वगैरह को कहा था, इन्होंने मेरी बात मानी थी, तो मैं उसी तरह का जेस्चर दोबारा रिटर्न कर रहा हूं कि जब इन्होंने कहा है तो मैं ईरान पे अपना वो जो मैंने प्लान किया हुआ था कि उसको मैं दोज़ख में बदल दूंगा और ऐसे करूंगा। तो बहरहाल पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, इसकी बात मैं मान के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाता हूँ। असल में इनका प्रॉब्लम ये था कि सऊदी अरब पे फिर से शुरू हो गया था मामला और हम उसके साथ पैसे खा के बैठे हुए कि आप पे हमला, हम पे हमला। तो वो जब भी उन पे हमला हुआ है ना, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल आप पे हमला जो हुआ वो गलत हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मुज़ाकरात करके जो है ना ईरान को कन्विंस करेंगे कि वो आइंदा ऐसा ना करे। सऊदी अरब वाले भी कहेंगे कि यार देखो, बोलना तो हमें भी आता था, मुज़ाकरात तो हम भी कर लेते, हमने पैसे दिए थे फिजिकल सिक्योरिटी के लिए, जो इससे पीछे वाले अमेरिका बाबू थे उन्होंने फायदा कम किया, उनकी वजह से हमारे ऊपर अटैक ज्यादा हो गए। अब ये जो नई पार्टी पकड़ी हमने, पाकिस्तान, जब हमें कोई मारता है आके, ये आके कहते हैं कोई बात नहीं ठीक है, मरहम लगाओ और जो है ना वो हम दूसरों को जाके वो कर देंगे, तो ये हमारे जख्मों में मरहम लगा के चला जाता है और ईरान से कहता है देखो यार थोड़ा ख्याल करो, 2-2.5 हफ्ते सऊदी अरब को मत छेड़ो। वो भी तकरीबन इतना ही वेट करता है। तो अब अगेन वही वाली बात है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब अमरीकी बेस होती है, वहां से जहाज उड़ते हैं, तो अब वो ये है कि सऊदी अरब कभी कहता है कि हम पे हमला है, ईरान कहता नहीं हमने तुम पे हमला नहीं किया, हमने तो उस बेस पे हमला किया है। उस पे हमला ना करते तो वहां से अमेरिका की जहाज उड़ते हम पे। तो ये एक बहरहाल पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे ना बड़ा मजेदार खेल रहा है, किसी की सुलह करा रहा है, किसी की मुज़ाकरात करा रहा है। अच्छा, किसी से दिफाई डील कर रहा है तो अचानक से एक बंदे को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा मेरे पैसे वापस करो। तो यकीन माने अपनी जिंदगी में मैंने इतना बेहतर सिचुएशन नहीं देखी कि पाकिस्तान किसी के पैसे मांगने पे उसको महीने के अंदर का यार $3.5 अरब रखो, और
कहीं ना कहीं एक बड़े ताकतवर पैसों वाले मुल्क सऊदी अरब हल्का मुल्क नहीं है, उसको ये कहना पड़ेगा जी हमारी सिक्योरिटी आप करें। और इधर से जो है ना वो सबको पता है कि ईरान को छेड़ा तो वो फट पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा एट ईज है कि हाँ ईरान तो अपना भाई है, इसके साथ तो हम कभी भी इसे इस्लामाबाद बुला के बात कर सकते हैं। तो किसी और को गारंटी नहीं मिल रही, लेकिन ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान जब बुलाएगा हम इसके कहने पे इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। पता नहीं क्यों इस्लामाबाद पसंद है शायद उन्हें। चलें, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अच्छा मौका है, लेकिन ऐसे में दूर रहिएगा ऐसे तमाम लोगों से जो अभी भी नफरत घोलने की कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम पोस्टें, ऐसे तमाम मीडिया पे वो लोग जो जिनको मजा नहीं आ रहा, यानी लिटरली मैं सुबह से अब तक ना बड़े खुशगवार मूड में हूँ, अच्छा सा लग रहा है कि मेरे मुल्क के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग सड़े हुए नजर आएंगे आपको, चेहरे पे तारीकी होगी और वो उलझन में होंगे कि क्यों नहीं ऐसे। वो दलीलों से साबित करेंगे कि ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो शुक्र है ये लोग ऑफिशियली ट्वीट कर देते हैं या पब्लिकली जाके बातें लिख देते हैं, तो उसके बाद इनकार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना कहता है गप मार रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान ऐसी बात करे। तो बहरहाल ऐसे तमाम लोग जब आपको मिलेंगे तो आपने बड़े आराम से समझ लेना है कि यार इन बंदों से जब भी मैं मिलूं कोशिश करूं कि इनसे ज्यादा गुफ्तगू ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को जिंदगी में हमेशा जो है ना बुराई अच्छी लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज सोशल मीडिया पे कहूँ कि जी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है, पाकिस्तान अच्छा काम किया, अचानक से नीचे एक कमेंट में आके एक बंदा कहे लेकिन पाकिस्तान में देखे ना फलाना टाइम पे कुछ मजदूरों के साथ जुल्म भी तो हुआ था, ठीक है पेट्रोल 451 हो गया, वो बात नहीं आइडेंटिफाई किया आपने, अच्छी बात में अचानक से कोई भी कमेंट आ सकता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मसला ना भी होता तो पेट्रोल फिर भी 451 का था, पाकिस्तान सीज फायर में लोगों को ना भी शामिल करता तो भी मजदूरों के साथ तो बुरा हुआ वही था। तो मैं हरगिज नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एक परफेक्ट मुल्क है, लेकिन कभी कभी हमारी कोई अचीवमेंट होती है तो उस पर थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान मर मर के कोई वर्ल्ड कप जीते और हम खुशी मनाए, एक बंदा आगे कह लो क्या फायदा इंडिया से 3 दफा तो हारे हुए हो। भाई आज तो जीते हुए है ना, तो आज तो हैप्पी होने दो। तो इस मुल्क में बड़ी कम खुशियां मिलती हैं, तो जब वो खुशियां मिल रही हैं और आप उन्हें सेलिब्रेट करें ना, तो कुछ लोग जरूर आएंगे और वो कहेंगे क्यों खुश हो रहे हो, तुम्हारे मुल्क में ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। ये मुल्क हमारा जैसा है, हमें फिलहाल वैसा कबूल है, हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। अच्छा, और जो तेजी से दौड़ दौड़ के भाग के गए थे वो भी आज परेशान बैठे हुए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क अच्छा है। हर मुल्क के अपने प्लस होते हैं, अपने माइनस होते हैं, मतलब कोई किसी जगह अच्छा होता है, कोई किसी जगह अच्छा होता है। ये हम लोग पब्लिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दें, ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम दुनिया में 70% मुल्कों में ऐसा नहीं किया जा सकता। आप दुबई में सोच के देखें, आपने कहीं आपके गूगल को पता लग गया आपने ऐसा किया, तीसरे दिन आप जेल के अंदर होंगे। पूरी डिक्टेटरशिप्स हैं, पूरे मुल्क ऐसे हैं जहां आपके पास कोई आजादी राय नहीं है। हम पाकिस्तान को गंदा भी कहते हैं और हमारे पास आजादी राय भी है। तो एक चीज समझना है, पाकिस्तान मुश्किलों से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ नहीं है जो 70-75 साल से चल रहा है। तो मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे में कम से कम हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह करे ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो, लेकिन अगर कभी खुशी मिले तो उस पर खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि गम तो ऑलरेडी बहुत है। हम सिर्फ बलूचिस्तान का ही जिक्र कर लें कि वहां लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो फिर हम तो थ्रू आउट परेशान रहे। तो वो बुरा हो रहा है, वो अपनी जगह वो बिल्कुल बुरा है और वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो कभी कभी उसको भी पजीराई मिल जानी चाहिए। तो इसलिए ना अब बहुत आसान हो गया है। ये जो वॉर होती है ना, जंग में दोस्त दुश्मन क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान पे जब जंग हुई, जिसने अचानक से पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरों की फेवर में पोस्टें करनी शुरू कर दी, आपने फौरन से समझ जाना है कि ये बंदे पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। और इंडिया की जंग शुरू होने से पहले जब हालात वो हो रहे थे, तो एक मखसूस तबका मुसलसल गया था, वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, वो तो इतने बिलियन डॉलर्स की उनका बजट है, हमें तो खा जाएगा, हमारे तो टैंकों में पेट्रोल नहीं है, हम लोग तो तबाह हो गए हैं, हमारे मिसाइल फुस हो जाते हैं और जो है वो हम तो चल ही नहीं पाते। वो मुसलसल सबके दिमाग में ये बना रहा था। वो तो शुक्र है कि पाक फौज ने एक दफा वाकई रियलाइज करा दिया कि नहीं, हम अभी बड़ा जबरदस्त दिफा की सलाहियत रखते हैं। अब जब वो हो गया तो उसके बाद इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दी जंग? आगे चलना चाहिए था, मुंह तोड़ के जवाब देते, जो होना उसके अगेंस्ट बात करनी है।
तो आप लोगों ने कोशिश करें ऐसे लोगों से महफूज रहना, वरना पता है क्या होगा, आप हमेशा सड़े हुए रहेंगे। ये बहुत जरूरी एलिमेंट है। आप अगर किताब पढ़ने बैठे हैं ना और दिमाग में कोई टेंशन है, किताब नहीं पढ़ी जाएगी। आप रील देख रहे हैं, रील नहीं देखी जाएगी। रील देख लेंगे जी, रील देख लेंगे, चलें रील देख लेंगे, लेकिन आप उससे उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आप अगर साउंड माइंड होते। पता है, टेंशन सबसे आसान काम है दुनिया की, सबसे आसान काम। आप आज बैठे बैठे ये सोच लें कि आपके रूममेट ने आपको जो ये जुमला कहा, ये जुमला जो उसने कहा, उसके पीछे वो क्या सोच रहा था, और वो जो 4 दिन पहले उसने आपके साथ गलत किया था और अपनी 2 रोटियां लेके आया था और आपकी 1 रोटी लेके आया था, तो उस वक्त से ही उसे था कि मैं इसके साथ कुछ बुरा करूं। अब आप बैठे बैठे सोचना शुरू कर दें तो 1 घंटे बाद आपको नफरत हो जाएगी उस बंदे से। तो ये हमारे अपने दिमाग का कंट्रोल है। और एक ये है कि आपके साथ कुछ हल्का सा गलत हुआ, आप थोड़ा सा उस तामुल का मुजाहरा करें और आगे चल पड़े। कोई आपके साथ बुरा करा, उसे इग्नोर मारे, अपनी लाइफ बढ़ेगी, अपने आप को बेहतर परफॉर्म करता देखेंगे, अगला सड़ के मर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई आके आपको कोई तकलीफ दे जुमला बोल गया और आप उस टेंशन में अपने आप को जला लिया। रात हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही, आंखें लाल हुई हुई हैं, कनपट्टियां सुलग रही हैं, बुखार होना शुरू हो गया, वो बंदा सो रहा होगा जो आपको सड़ा के गया। तो लाइफ में कोशिश करना है कि किसी दूसरे को ये इजाजत मत दें कि वो आपकी जिंदगी को चलाए। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप खुश रहना चाहते हैं तो कोई आपको खामखा उदास ना करे। कम से कम अपने ऊपर ये इख्तियार होना चाहिए। इस लाइफ लेसन के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी अगर अभी है तो बताएं। जी सर, हमने किसी दूसरे मुल्क के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमने किसी दूसरे मुल्क के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की उसके साथ जंग हो गई। पाकिस्तान की उस मुल्क के साथ जंग हो गई, फिर भी हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया। हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया, हमने उसे होल्ड कर लिया, या होल्ड भी नहीं किया, चलते रहे जो भी चल रहा था, प्लस माइनस ट्रांजैक्शंस, और फिर जंग खत्म हो जाती है और जंग खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो इन्फोर्सेबल होगा जी। अब अगेन अगर जंग खत्म हो गई है और उसके बाद भी हम उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं तो वो एनफोर्सेबल रहेगा। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप एब्सोल्युटली खत्म कर दो, उन्होंने कहा 2 ऑप्शंस हैं, या होल्ड कर लें या खत्म कर दें। सस्पेंड का मतलब यही था कि आप उसको कुछ अरसे के लिए साइड पे कर दें, क्योंकि इस वक्त हालत जंग में इंसाफ नहीं मिलने वाला। हालत जंग में तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क से जंग चल रही होती है तो बहुत सारे, भाई किसी इंसान को मारना तो गलत है, जुर्म है, लेकिन अगर जंग में आप किसी के फौजी मार दें, किसी की बेस तबाह कर दें, किसी का इलाका तबाह कर दें, तो उसको लोग जुर्म नहीं कहते, दिफा कहते हैं। तो हालत जंग में तो बहुत सारे कॉमन रूल्स बदल जाते हैं। तो जिस वक्त जंग चल रही हो उस वक्त ये रूल अप्लाई करेगा। जंग खत्म हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टिल दोबारा से एनफोर्सेबल है। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। एक छोटी सी लाइन रह गई थी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको पूरा समझाना था, लेकिन कल मेस में चिकन बना हुआ था तो ये एक प्रॉब्लम। आज मेस में क्या बना हुआ है? कहाँ है वो मेस वाले भाई? अच्छा, आप ही हैं? ओए जी, आज सब्जी है। तो आज अगर आप थोड़ा लेट पहुंचे और आपको 2 आलू के बजाय 1 आलू मिले तो चल जाएगा काम। ठीक हो गया जी। अच्छा, इंसॉल्वेंट एक बंदा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको पता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हैं? एक बंदे ने 5 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया और उसकी दुकान में फर्ज करें 3 लाख के एसेट्स हैं और 2 लाख उसके पास कैश पड़ा हुआ है। उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख का घाटा हो गया। अगले बंदे ने आके कहा मुझे 2.5 लाख का नुकसान पूरा करके दो, तो ये 2 लाख रखा हुआ कैश और अपने एसेट्स में से कुछ बेच के उसको 2.5 लाख पूरे करके देगा। यहां तक तो बात आसान है। लेकिन फर्ज करें इस बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा था जो इससे 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसके पास दुकान में साथ से कितने टोटल? 5 लाख के। नुकसान कितना हुआ है? 7 लाख का। तो हम कहते हैं कि बिजनेसमैन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा अब 7 लाख के लिए पाबंद है। पहले तो दूसरा बंदा आके इससे पैसे मांगेगा तो ये अपने दुकान के असासे बेच के उसको 5 लाख रुपए देगा, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है वो बस नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे 2 लाख और दो। अभी 2 लाख और कैसे देगा? ये अपने जाती असास से बेचेगा, अपने बहन भाइयों से पैसे मांगेगा, अपने घर के एसेट्स, अपनी बाइक, अपने इस तरह से जो भी वो है अभी उस तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि कारोबारी इंसान की लायबिलिटी सिर्फ उसके कारोबारी एसेट्स तक नहीं है, पर्सनल एसेट्स पे भी होती है। तो इंसान अनलिमिटेड लायबल है। अब एक शख्स
जिसकी टोटल कैपेसिटी है 20 लाख के, उसके पास टोटल एसेट्स हैं, और उसने फिर एक बिजनेस शुरू किया जिसमें 10 लाख के एसेट्स हैं, 30 लाख के उसके एसेट्स हैं, 3 मिलियन के। ये बंदा एक डील में गया और उस डील में इसको नुकसान हो गया 80 लाख का। एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसने कुछ माल सप्लाई करना था। अब 30 लाख वाले बंदे को 80 लाख का नुकसान कैसे हो सकता है? ऐसे कि इसने किसी से डील की थी, मैं तुम्हें सामान पकड़ के दूंगा, उसने सामान खरीदा, सामान जिस जगह रखा हुआ था वहां आग लग गई, दूसरे बंदे जो है उसके साथ डील हुई थी, अब इसको ये 80 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल जेब से भरना पड़ जाए। उसने सोचा था चलो ठीक है, मैं सब माल पकड़ के आगे सेल कर दूं, पैसे आएंगे तो मेरा बीच में प्रॉफिट हो जाएगा। अभी 80 लाख इसने जब पूरा करके देना है तो अगला बंदा आएगा और उसको कहेगा जी मुझे 80 लाख दो। ये कहेगा जी मेरे पास तो सिर्फ 30 लाख के असास हैं, 10 लाख के दुकान में असास है और 20 लाख के पर्सनल। पहले तो वो बिकवाएगा, फिर कहेगा मेरा नुकसान पूरा नहीं हुआ, तुमने मेरा 80 लाख का नुकसान किया है, मुझे किसी भी तरीके से पैसे लाके दो। अब अगर ये पैसे नहीं दे सकेगा और उसके सारे असासे बिक चुके हुए हैं तो बार बार उस पार्टी के गुंडे बदमाश आएंगे, इससे रकम का तकाजा करेंगे। ये कहेगा नहीं है मेरे पास, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अपने भाई से मांगो, दोस्तों से मांगो, मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दो। तजलील करेंगे, घूसे शूसे कराएंगे इसे, ठीक है, मार पीट के जाएंगे कि अगली दफा लाजमी पैसे होने चाहिए। अभी बेचारा अगली दफा कहां से पैसे लेके आएगा, है ही नहीं। तो इसकी अपनी नीयत खराब नहीं है, हालात इसके ऐसे नहीं है कि ये पे कर सके। तो पुराने जमाने में जब इस तरह की सिचुएशन होती थी, काफी पुराने जमाने में, तो जो बंदा पैसे नहीं दे पाया होता था उसको गुलाम बना लिया जाता था। वो फिर सारी जिंदगी दूसरे बंदे की खिदमत करता था क्योंकि वो उसके पैसे अदा नहीं कर पाया होता था। हम अब जिस माशरे में हैं वहां ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, तो ऐसे में एक ऑप्शन मौजूद है अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की। आप अदालत को एक एप्लीकेशन देते हैं और अदालत से कहते हैं कि आप आए, मुझे देखें और मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दें, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें। जब आप अदालत को अप्लाई करते हैं तो अदालत अपने एक बंदे को भेजता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी आपके सारे हिसाब किताब को देखता है, ये देखता है कि आपके कितने एसेट्स हैं, फिर पिछले 1 साल 2 साल डिपेंड करता है कि उसने किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें आपने जो ट्रांसफर्स किए उनको भी देखता है। फर्स्ट क्या आपके पास 1 करोड़ का प्लॉट था और आपने 2 महीने पहले वो प्लॉट किसी यार दोस्त को ट्रांसफर कर दिया ताकि जब गवर्नमेंट आके चेक करे तो आपके पास वाकई 30 लाख के असासे हो। तो गवर्नमेंट का वो बंदा अच्छी तरह से देखेगा मौजूदा आपकी वर्थ क्या है, आपके आसपास क्या हुआ था, पिछले 1-2 साल में क्या क्या गिफ्ट दिए गए, और उसकी बेस पर अंदाजा लगाएगा कि इस बंदे की टोटल वर्थ क्या हो सकती है। तो फर्स्ट करें खींच तान के 30 लाख वाले बंदे, पता लगा जी 4 लाख इसने जो है वो छोटे भाई को दिया था 3 महीने पहले खर्चे के लिए, वो छोटे भाई से रिसीव कर लेगी गवर्नमेंट। कुछ इस तरह से करके देखेंगे कि कितना निकल सकता है, पता लगा 38 लाख है। फिर गवर्नमेंट उस क्रेडिटर को बुला के जिसके वो थे उसे बताएंगे कि इस बंदे की हमने अच्छी तरह से तहकीक कर ली है और हर हवाले से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, इस बंदे के पास कुल असास से ये 38 लाख हैं, ये 38 लाख पकड़ो, हम इस बंदे को कानूनी इम्यूनिटी देने लगे हैं। अब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब अब तुम कानूनी तौर पे भी इससे पैसे मांगने का तकाजा नहीं कर सकते, और करोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्रेडिटर कहेगा मेरा क्या कसूर, तो गवर्नमेंट कहेगी कि इस बंदे का भी कोई कसूर नहीं है, इसके पास जो था, तुमने एक बंदे से डील करते हुए उसकी कैपेसिटी तो समझते, एक बंदे की टोटल औकात 30 लाख की थी, तुम उससे 80 लाख की डील फाइनल करके बैठे हुए हो। तो अब नुकसान तुम्हारा भी हुआ उसका भी हुआ, उसने तो अपना सब कुछ खो दिया, तुम तो फिर भी जी रहे हो। तो अब ये इस बंदे को हमने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, अब इस बंदे को कानूनी तौर पे तुम आगे से पैसों का तकाजा नहीं कर सकते, ये बंदा अब इंसॉल्वेंट हो गया है, जिसको उर्दू में कहते हैं दिवालिया हो गया। तो अगर एक कंपनी दिवालिया हो जाती है, कोई इदारा दिवालिया हो जाता है, तो फिर जिन्होंने उनसे पैसे लेने होते हैं वो बेचारे कड़वे घूंट भर के बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ने उसे दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक प्रोटेक्शन लॉ ने रखी हुई है ताकि इंसानियत की तजलील ना हो। एक बंदा अगर इतनी मुश्किल में चला जाए तो वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर देता है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे ध्यान में 15-16 सवाल आएंगे, सर ये इंसॉल्वेंट कब तक रहेगा, अच्छा ये बाद में जब कमाना शुरू कर देगा तो क्या पिछले वाले लोगों को पैसे वापस करेगा, ये प्रोसेस कितनी देर का है, कितने साल के एसेट्स ट्रांसफर होंगे, क्या मामला होंगे, ये सवाल अब मैं टीचर बन के एक जवाब दूंगा। हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में वर्ड इंसॉल्वेंट था, सिर्फ मैंने वर्ड इंसॉल्वेंट पे आप उलझे ना, परेशान ना हो, मैंने पूरी स्टोरी आपको सुना दी है। लेकिन फिर भी आपके ज़हन में अगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल आए तो आपके पास आज एआई मौजूद है, आप उसमें कहें यार ये इंसॉल्वेंट में ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, वो आपको जवाब देता जाए। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ क्लास मैंने इंसॉल्वेंट की कहानी आपको समझाई है। तो ऐसे बंदा
जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ वो, क्या इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कोई अकलमंदी की बात है? आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके साथ बुरा करेगा, आप इसको अदालत नहीं ले जा सकते। तो गवर्नमेंट ने जो लिस्ट डिफाइन की उसमें चौथा बंदा डिफाइन कर दिया इंसॉल्वेंट। जी अगेन इस तरफ भी आते हैं। अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ, वो बंदा जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, एक बात याद रखनी है, मैं कई दफा रिपीट करूंगा, वर्ड प्रॉपर्टी लॉ के अंदर एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जमीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके एसेट्स इज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल असाइनी आया है, ये ऑफिशियल रिसीवर वो इसके एसेट्स को डील करेगा। ये अपने एसेट्स को अब खुद डील नहीं करेगा खास टाइम तक। वो टाइम कितना है हमारे सिलेबस में नहीं, वो प्रोसेस कैसे चलेगा हमारे सिलेबस में। सिलेबस में सिर्फ ये है, ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा था कन्विक्ट। तो उसके बाद आप फिर ये परेशान नहीं हो रहे कि सर एक इंसान मुजरिम कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा अगर वो छोटी सी वो गलती करे तो क्या अभी भी वो मुजरिम बनेगा? अच्छा जब वो जुर्माना दे देगा तो क्या अभी भी वो मुजरिम है? तो हम उस गहराई में नहीं उतरे थे, हमने कहा था मुजरिम और हवालात में। तो ये एक इंसॉल्वेंट है जिसको गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके एसेट्स को इसका ऑफिशियल असाइनी डील कर रहा है, तो इसके साथ डील करना खतरनाक है। सवाल ये है कि हमें पता कैसे लगेगा? जवाब ये है कि जो 80 लाख की डील कर रहा है उसको इतनी तो आंखें खुली रखनी होंगी कि वो जिससे डील कर रहा है वो छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, वो जिससे डील कर रहा है वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, वो जिससे डील कर रहा है वो हवालात में नहीं होना चाहिए। देखिए ना, दो तो आसानी से पकड़ जाएंगे, दूसरे मुल्क का शहरी ये तो फौरन से पता लग जाता है, फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह ये भी फौरन से पता लग जाएगा। जो जेल में है जाहिर आप डील करने जाएंगे आपको पता लग जाएगा वो जेल में है। तो ये चीज मुश्किल है कि आप एक बंदे को देख के कैसे जाने कि वो इंसॉल्वेंट है। जब कोई इंसॉल्वेंट होता है तो पब्लिक नोटिफिकेशन आता है, अखबार में इश्तिहार आता है, लेकिन स्टिल दिस इज गुड कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो आप एक दफा लीगली छानबीन कर दें। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे पोर्टल्स होते हैं जहां आप उस बंदे का आईडी कार्ड डालें तो वो आपको बता देते हैं कि उसका लीगल स्टेटस क्या है। अगर उसने कुछ बैंकों के डिफॉल्ट किए होते हैं तो CIB नाम की एक डेटाबेस है, वहां आ जाता है। इसी तरह से अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो किसी जगह आ जाता है, अगर उसने कोई गबन किए हैं तो किसी और रिकॉर्ड में आ जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जो इतने बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अगर उन्हें सामने वाले बंदे पे हल्का सा भी डाउट हो तो वो एक लॉयर के पास जाके उसको 10-1 हज़ार रुपए फीस देते हैं, वो उस बंदे के सारे रिकॉर्ड चेक करके बता देता है कि ऐसे डील कर लें, कानूनी तौर पे इसका कोई मसला नहीं है। तो ये चौथी बात है जो हमने याद रखनी है, यानी कि ये 4 चीजों की लिस्ट है जो याद करने वाली है, बाकी तो लॉजिकल बात थी। जी सर बैंकरप्सी इसे कहते हैं? जी बैंकरप्सी भी इसी को कहते हैं। जब इदारे, जब कंपनियां दिवालिया होती हैं तो उसके लिए जो कॉर्पोरेट लॉ की दुनिया में जो वर्ड है वो बैंकरप्सी है। इंसॉल्वेंट छोटे लेवल पे इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े लेवल पे इसी इंसॉल्वेंट को हम दिवालिया भी बोल देते हैं, बैंकरप्सी भी बोल देते हैं। बस बैंकरप्सी थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है अगर एक बंदा बैंक के पैसे ना दे पाए। आपने जिसके पैसे देने ना 80 लाख जिसके देने थे, अगर फर्ज करें वो एक बैंक से आपने उधार लिया हुआ था और आपने बाकियों के अदा कर दिया और वो उधार नहीं पे कर सके, तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी बैंकरप्सी। लेकिन उर्फ आम में किसी भी किस्म की दिवालिया को लोग बड़े आराम से बैंकरप्सी कह देते हैं। जी तो क्या इंसॉल्वेंट समझ आया? इस इंसॉल्वेंट को मना है कि आप इसके साथ डील नहीं कर सकते। डन। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ये तो कल वाली बात थी हमारी। आज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये लफ्ज का क्या मतलब था? अभी हमारे 5 एसेंशियल्स थे ना, ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद 5 और एसेंशियल्स थे, याद है? वो 5 और एसेंशियल्स की लिस्ट में किससे पूछूं? कहां तक जा सकते हैं हम? ये वाले भाई, हाँ ये जो भाई नीचे देख रहे हैं जिन्होंने बॉल पॉइंट उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। किबला 5 बातें बतानी है, आप अपनी रो में मशवरा ले सकते हैं किसी से, लेकिन पहला कम से कम खुद बताना है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, गुड। जी साथ वाले भाई से मशवरा कर सकते हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ, वो वाला ना हो कि ये वॉइड है। और फ्री कॉन्सेंट, पार्टीज ज़हनी तौर पे आजाद हो। तो ये 5 बातें थी जिनमें से हमने कंपिटेंस ऑफ पार्टीज पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉफुल कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के रूल्स हमने समझने हैं। कंसिडरेशन क्या चीज थी?
वो कमर्शियल वजह, वो मुआवजा, वो पैसे, वो एसेट, वो गुड्स, वो सर्विसेज जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने कॉलेज के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने एजुकेशनल सर्विसेज लेनी थी, तो आपको कंसिडरेशन एजुकेशनल सर्विसेज मिली। आप किसी से घड़ी खरीदते हैं तो आपको घड़ी चाहिए, आपके लिए कंसिडरेशन घड़ी है, और वो आपको जो घड़ी बेच रहा है वो आपसे क्या मांग रहा है? पैसे, उसके लिए कंसिडरेशन। तो जब भी दो बंदे आपस में डील करेंगे तो दोनों के लिए वाजिब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये याद रहे कि कंसिडरेशन वो चीज नहीं है जो हम किसी को दे रहे हैं, कंसिडरेशन वो चीज है जो हम किसी से ले रहे हैं। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए हम क्या चीज सप्लाई कर रहे हैं उसको कंसिडरेशन काउंट नहीं करना। मैं अगर पैसे दे रहा हूं तो मैं उसे कंसिडरेशन नहीं काउंट करूंगा, मैं काउंट करूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट में घुसा तो सामने वाले बंदे से मुझे क्या मिला। तो कंसिडरेशन वो वजह है जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कंसिडरेशन के बारे में कुछ छोटे छोटे से रूल्स हम लोगों ने देखने की कोशिश करनी है। पहले इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैं अभी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, हम छोटे छोटे से इसके रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडरेशन may be an act, may be an abstinence, may be a promise. एक्ट तो समझ आता है, abstain from doing ये लफ्ज हमने देखे थे कहीं ऑफर की डेफिनेशन में। हमने कहा था ऑफर कोई काम करने की भी हो सकती है और कुछ काम करने से बाज रहने की भी हो सकती है। कोई एग्जांपल याद है किसी को? वो सिक्योरिटी गार्ड जिसको हमने कहा कि तुमने रात सोना नहीं है तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो ऑफर कैन बी एनी एक्शन, ऑफर कैन बी एनी एब्स्टिनेंस। तो कंसिडरेशन इज जब सामने वाला बंदा आपके कहने पे कोई एक्शन करे या सामने वाला बंदा आपके कहने पे कोई एक्शन ना करे, या आप एक प्रॉमिस करें और बदले में वो भी आपसे एक प्रॉमिस करे कि ठीक है जी आप आज इतने पैसे दे दें, मैं वादा करता हूं 2 महीने बाद ये चीज इस तरह से करूंगा। तो कंसिडरेशन किसी एक्शन को भी कह सकते हैं, किसी एब्स्टिनेंस को भी कह सकते हैं और किसी प्रॉमिस को भी कह सकते हैं। ये बात समझ आती है? ठीक है। कंसिडरेशन may be from promisee or any other person। promisee कौन होता है? जैसे हमने प्रॉमिस किया होता है। आपने कॉलेज से प्रॉमिस किया, SBI, मिस्टर SBI से आपने प्रॉमिस किया। आपका क्या प्रॉमिस था? आपने ये प्रॉमिस किया कि अगर तुम लोग मुझे क्लासें पढ़ाओगे तो मैं तुम लोगों को इतने 1000 रुपए दूंगा। ये प्रॉमिस था। तो फिर कॉलेज ने भी आपसे एक प्रॉमिस किया, अगर आप पैसे देंगे तो आपको क्लासें पढ़ाएंगे। तो हुआ ये कि आपके प्रॉमिस में, आपका प्रॉमिस है कि मैं पैसे दे दूंगा अगर मुझे क्लासें मिल गई, तो आपके प्रॉमिस में आप प्रॉमिसर हैं और कॉलेज प्रॉमिसी। आप कॉलेज को कुछ हैंडओवर करेंगे और आपका प्रॉमिस ही आपको कंसिडरेशन देगा, ऐसी है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए थी अपने प्रॉमिसी से जिससे आप वादा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉमिसी ने कंसिडरेशन नहीं दी, मुझे क्लास में भेज दिया। मिस्टर SBI आपको नहीं पढ़ा रहे, मिस्टर आतिफ आब्दी आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हमारी तो कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, मैंने अपने नाम से साइन भी नहीं किए। आपने SBI नामी इंसान के साथ साइन किया, SBI ने कहा वो आपको पढ़ाएगा, आपने कहा आप SBI को पैसे देंगे, और मजे की बात है आपने SBI को ही पैसे दिए, लेकिन आपको जो कंसिडरेशन मिली वो एक और बंदे के थ्रू मिल गई जिसको SBI ने कह दिया। इसका मतलब है कि हमारे दरमियान एक ट्रायंगल बन गया, मैं, आप और SBI। हमारा अजीब सा आपस में ताल्लुक है। आप पैसे देते हैं SBI को, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, SBI मुझे पैसे देता है। अजीब से नहीं मामला हो गया। एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट SBI से, SBI मुझे पैसे देगा और मैं SBI को नहीं किसी और को पढ़ाऊंगा। और आपके केस में आप पैसे देंगे SBI को, लेकिन SBI आपको नहीं पढ़ाएगा, एक और शख्स आपको पढ़ाएगा। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन आपको हमेशा सामने वाली पार्टी से मिले, कंसिडरेशन आपको किसी तीसरे बंदे से भी मिल सकती है। तो आपके और कॉलेज के एग्रीमेंट में जिसने एक ने पैसे देने दूसरे ने पढ़ाना है, आपने पैसे उसी को दिए, लेकिन उसने नहीं, एक तीसरे बंदे ने आपको पढ़ाया। और मेरे और SBI के कॉन्ट्रैक्ट में SBI ने मुझे पैसे दिए और मैंने SBI को नहीं पढ़ाया,
जिसने मुझे पैसे दिए मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसका मतलब है कि इंग्लिश जबान में जो मर्जी लिखा, उर्दू में कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। जरूरी नहीं कि जो दोनों पार्टीज आपस में डील कर रहे हैं वही एक दूसरे को कंसिडरेशन दें। कंसिडरेशन तय होगी, फिर हो सकता है पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दें या किसी थर्ड स्ट्रेंजर एक्स्ट्रा XYZ बंदे को दें कंसिडरेशन। तो एसेंशियल क्या है, कंसिडरेशन में भी फ्रॉम प्रोमिजी, कंसिडरेशन प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है और एनी अदर पर्सन। तो आपको जो कंसिडरेशन मिली वो SBI से नहीं मिली, वो एनी अदर पर्सन से मिल गई। या फर्ज करें आपने एक दुकानदार को जाके पैसे दिए कि मुझे 5 किलो चावल आपसे चाहिए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, उसने किसी और दुकानदार से आपके घर चावल भिजवा दिए। तब ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई मुझे तो तुम्हारे से ही चावल चाहिए थे। अगर आपको चावल चाहिए थे और वही कैटेगरी के चावल उसने किसी और के थ्रू आपको पहुंचा दिए तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो कंसिडरेशन, वो जो दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, जरूरी नहीं वही एक दूसरे को दें। कंसिडरेशन किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ से आ सकती है अगर पार्टीज ने एग्री किया हुआ है। तो आपके कागज में पार्टीज ने एग्री किया था कि आपको वो जो पढ़ाएंगे वो एक थर्ड पर्सन, मिस्टर आतिफ आब्दी, मिस्टर जवाद महमूद, मिस्टर अली इमरान, मिस्टर उसामा, मिस्टर फर्रुख, इस तरह का कोई बंदा होगा जो आपको ये वाली क्लास आके पढ़ा रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन 5 बंदों से नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपका SBI के साथ। तो दिस इज अलाउड के जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमें उससे नहीं किसी और थर्ड पर्सन से कंसिडरेशन मिल जाए। ये रूल समझ आ रहा है जी? जी, प्रॉमिस और ऑफर में क्या फर्क है? ऑफर एक बेचारी अकेली चीज है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो अकेली इधर उधर फिरती रहती है बेचारी, अचानक से एक्सेप्टेंस ने जागो से गले लगा लिया, ये दोनों जुड़ गए और बन गया एक प्रॉमिस। इसका मतलब है वो जो ऑफर है वो एक अनफिनिश्ड डील को कहते हैं। एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी हुई है। ट्रंप ने ईरान से कहा ओ अब नए हॉर्मज मिल के चलाते हैं, ठीक है, ये ऑफर है। हाँ, अगर वो मान जाएंगे तो फिर इनकी डील है, हम कहेंगे इन दोनों का प्रॉमिस हो गया आपस में। तो जब तक प्रॉमिस नहीं होता हम ऑफरर और ऑफरी बोलते रहते हैं, लेकिन प्रॉमिस हो जाने के बाद हम उसको प्रॉमिसर प्रॉमिसी बोल दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो प्रॉमिस ज्यादा मजबूत चीज है। प्रॉमिसर वो वाला ऑफरर है जिसकी ऑफर मान ली गई है। तो नॉर्मली हम ऑफरर प्रॉमिसर दोनों वर्ड बोल देते हैं, लेकिन कानूनी फर्क ये है कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई होती अभी, इसलिए हम उसे खाली ऑफर कह रहे होते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो फिर उसके लिए ज्यादा भारी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, प्रॉमिस। जी, कंसिडरेशन समझ आई? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ए ने बी को कहा कि अगर तुम मुझे लैपटॉप सप्लाई कर दो तो मैं तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हें पेमेंट कर जाऊंगा। कोई मसला तो नहीं, ठीक है। या आपने एक बहुत ज्यादा जो है वो एक कॉमेडियन था बड़ा जबरदस्त, आपने उसको पैसे दिए और उसको कहा यार पैसे पकड़ो, जब मैं सोता हूं ना तो मैं बड़ा बोर हो रहा होता हूं सोते सोते, तो ख्वाब में आके मुझे लतीफे सुना देना। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? या आप किसी को ऑफर दें, तुम मेरी बात मान जाओ मैं चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा, तो आपने की इल्यूजनरी सी बात कर दी है ना। सितारे तोड़ के लेके आना जो है थोड़ा सा जरा शायद गैर यकीनी सी चीज है, रियल बात तो नहीं है। तो ऐसी तमाम ऑफरें गलत होती हैं जिसमें कंसिडरेशन रियल ना हो, इमेजिनरी हो। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, कोई हकीकी चीज होनी चाहिए, कोई ख्याली चीज नहीं होनी चाहिए। तुम अगर मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अब ये खुशियों से भर दूंगा क्या है? ठीक है, वो कुछ फूल खरीद के लेके आए और उनका नाम रख दे खुशियां, और जो है वो एक खाने में आके वहां लिखे जिंदगी और उस जिंदगी के खाने में खुशियां भर दे, तो अजीब सही हो जाएगा ना। यानी कि ये कोई कमर्शियल सीधी सी समझ आने वाली बात नहीं है। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, हकीकी होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जो वाकई कमर्शियली मौजूद है, कमर्शियली चलती है। तो ये रूल समझ आ रहा है? हमने कहा कंसिडरेशन एक्ट, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस हो सकता है, कंसिडरेशन प्रॉमिस या किसी और बंदे से भी आ सकती है,
कंसिडरेशन रियल होगी, इमेजिनरी होना जरूरी नहीं है, और इमेजिनरी होगी तो वो गलत मानी जाएगी। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। आप बाहर से गुजर रहे थे, कॉलेज वालों ने बाहर निकल के आपको देखा, आप जा रहे थे, उन्होंने कहा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा जी मैं पीआरसी किया हुआ, आजकल जरा आजाद फिरता हूँ, एंजॉय कर रहा हूं मैं, अभी रिजल्ट आने वाला है। उन्होंने कहा तुम्हें एक बड़ी मजे की चीज दिखाऊं, और आपको पकड़ के लाके क्लास में बिठा दिया कि यार यहाँ टीचर ना बड़ी मजे की एग्जांपल्स दे रहा है, बड़ा मजा आएगा, तुम बैठो सुनो, बड़ा जबरदस्त है। आपने सुना, आपने यार ये सही है, फन टाइम लगा रहता है आराम से, चलो सवा घंटा आराम से गुजर जाता है। आप अगले 5-6 दिन तक आते रहे और आप वो क्लास की एग्जाम्पल से महसूस होते रहे। 6ठे दिन कॉलेज वालों ने आपके पास आके कहा पैसे, तो आपने कहा जी केड़े पैसे? उन्होंने कहा देखिए जी, ये आप आके क्लास में बैठे हैं, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है हमारी उस ऑफर की जो हमने आपको दी थी। तो उसने कहा जी मैं अपनी खुशी से नहीं आया था, आपने लाके मुझे बिठाया था, मैंने हरगिज़ किसी दिन इस चीज का इजहार नहीं किया था कि मैं ये वाली क्लास खरीदना चाहता हूं। तो मेरे से पूछे बगैर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कैसे शामिल कर लिया? तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। भाई आप एक फर्ज करें आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप एक सिग्नल पर रुके, अचानक से एक बंदे ने आके गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर दिया। आपने उसे मना भी किया, लेकिन वो मना नहीं हुआ, उसने शीशा वगैरह साफ किया। उसके बाद दरवाजे को नॉक करके कहा कि जी मुझे 50 रुपए दें, क्योंकि मैंने आपको सर्विस दी है, मैंने आपकी गाड़ी का शीशा साफ किया है। तो आप शीशा थोड़ा सा खोल के कहेंगे भाईजान मैंने तुम्हें कब कहा था? जब आपकी डिजायर ही नहीं थी, जब आपने चाहा ही नहीं था, जब आपने कहा ही नहीं था, तो इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए। तो कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए, बगैर डिजायर के कंसिडरेशन सही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे में अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा एक्शन हो जो सामने से नहीं नजर आ रहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट है और आपकी रजामंदी नहीं है, तो बगैर आपकी रजामंदी के आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता। आपका एक दोस्त एक दिन अचानक से लैपटॉप आपके बैग में डाल दे, आप घर गए, आपने उसे देखा लैपटॉप मजे का था और गेमिंग वगैरह खेली, तो अगले दिन उसने कहा कि भाई 70,000 रुपए दे दो। आपने कहा क्यों? उसने कहा तुमने लैपटॉप ले लिया मेरे से। तो मैंने तो हरगिज इस चाहत का इजहार नहीं किया था। याद है ऑफर, जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से एक पेशकश करे कि मैं ऐसा चाहता हूं, तो क्या तुम भी ऐसा चाहते हो? बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर दूसरा बंदा एज इट इज कहे हाँ जी बिल्कुल मैं भी ऐसे ही चाहता हूं, तो फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन में लाजमी है कि ये एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर हो। आपको जो कंसिडरेशन मिल रही है वो आपकी डिजायर पे मिलनी चाहिए। तो अगर आपने कॉलेज को आके कहा है कि ये पैसे पकड़ें और मुझे आपने लॉ पढ़ाना है आतिफ आबिदी साहब की क्लास का, और कॉलेज वाले किसी और टीचर की लॉ की क्लास में आपको बिठा के कहते हैं लॉ पढ़ना था ना, लो जी हो गया हमारा काम, तो आप कहेंगे ये मेरी डिजायर नहीं थी, मैंने तो ये आतिफ आबिदी साहब की इस वाली क्लास में आके पढ़ना था। तो कंसिडरेशन हमेशा कैसे होगी? डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये बात समझ आ रही है? कंसिडरेशन किसी भी टेंस में हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। आप दुकान पे गए, आपने कहा 2 किलो चीनी खरीदनी है, आपने पैसे दिए, 2 किलो चीनी आपको मिल गई, ये प्रेजेंट है। आप कॉलेज में आए फरवरी के महीने में, आपने कहा ये पैसे पकड़ें, जब सेशन की क्लासें शुरू होंगी तो आपने मुझे पढ़ाना है। आपने पैसे दे दिए फरवरी में और आपको क्लासें कब मिली? अप्रैल में। मार्च में मिलनी थी लेकिन 1 अप्रैल गवर्नमेंट की बंदिश वगैरह भी थी। तो इसका मतलब है कि आपको जो कंसिडरेशन मिली वो फ्यूचर में मिली। जिसने फरवरी में एडमिशन ले लिया था उसने पैसे दे दिए फरवरी में, और उसको उसके हिस्से की कंसिडरेशन जो सामने वाले बंदे से मिलनी थी वो कब मिली? अप्रैल में। इसका मतलब है उसको फ्यूचर में कंसिडरेशन मिली। अच्छा, कॉलेज आज आपको क्यों पढ़ा रहा है या 2-3 महीने बाद भी क्यों पढ़ा रहा होगा? आपने माजी में पैसे जमा करा दिए थे। तो फर्ज करें अगर आपने मई तक सारे पैसे जमा करा दिए और कॉलेज आपको जुलाई में भी पढ़ा रहा हो, तो जुलाई में कॉलेज आपको इसलिए पढ़ा रहा है कि कॉलेज को आपसे कंसिडरेशन पास्ट में मिल गई थी। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, पास्ट। तो दोनों पार्टी एक दूसरे के आमने सामने साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट करें तो प्रेजेंट कंसिडरेशन होगी, नहीं तो कोई एक आज अपनी जिम्मेदारी अदा कर देगा और कोई एक फ्यूचर में कर रहा होगा।
तो किसी के लिए वो फ्यूचर हो सकता है, किसी के लिए पास्ट हो सकता है, तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, में भी प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? इस वाले एसेंशियल को होल्ड करके एक दफा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन की तरफ मैं पहले क्यों नहीं गया था, इसलिए कि उसमें उन्होंने खिचड़ी बनाई हुई थी, बहुत सारी चीजें मिक्स की हुई थी। When at the desire of promiser, जब प्रोमिजर के कहने पे, उसकी चाहत पे, प्रोमिजी या कोई और शख्स, प्रोमिजी कुछ करे या कोई और शख्स, ये भी बात समझ आती है ना। Who has done, जिसने कुछ किया था, और abstain from doing, या कुछ करने से बाज रहा था, और does और abstain from doing, या करता है या बाज रहता है, और promises to do और abstain from doing। अगर गौर से देखें तो वो 3 टेंस की बात हो रही है। वो जिसने कुछ किया था या करने से बाज रहा था, वो जो कुछ कर रहा है या करने से बाज रह रहा है, या जो वादा कर रहा है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, सच एक्ट या एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये वाली चीज प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन में मैंने किया क्या, 4-5 एसेंशियल्स मिक्स कर दिए, डिजायर वाली बात भी डाल दी, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन वाली बात भी डाल दी, ये तीनों तरह के टेंस डाल दिए, एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस वाली बात डाल दी। तो 3-4 एसेंशियल्स को जोड़ के उन्होंने एक डेफिनेशन बना दी। तो समझ आ रहा है? कंसिडरेशन क्या है, जब प्रोमिजर के डिजायर पे सामने वाला बंदा या तो उसने कुछ किया है, था, या करेगा या कर रहा है, तो वो वाला वादा जो भी वो हमारे साथ कर रहा है वो हमारे लिए कंसिडरेशन है। जी सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर एक चीज रियलिस्टिक नहीं लग रही लेकिन फ्यूचर में हो जाए तो देन। जी, अगर एक चीज रियलिस्टिक लग नहीं रही और फ्यूचर में हो जाए, जैसे एक बंदा आज कहे कि जी मैं मार्स पे तुम्हें प्लॉट दिला दूंगा, अब ये ख्याली सी बात है आज की डेट में, तो आज की डेट में उसे नहीं काउंट करेंगे, और जब वो वाली हैपनिंग वाकई उस तरह से हो जाए तो उस वक्त वो ख्याली नहीं रहेगा। तो इसलिए हम हवा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जो इस वक्त दुनिया में वाइबल माना जाता है, प्रैक्टिकल माना जाता है। तो चांद पे चूंकि इंसान जाने के 12 क्लेम कर चुका हुआ है, तो हो सकता है अगर कोई कहे मैं आपको चांद पे लेके जाऊंगा तो शायद आप उसको रियल मान लें, लेकिन मार्स पे अभी तक कोई रिहायशी प्लॉट वाली बात अभी तक रियलिस्टिकली नहीं हुई। तो इसलिए जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस वक्त देखेंगे कि इस वक्त रियलिटी क्या और इस वक्त फिक्शन क्या है। जी कंसिडरेशन में आपने कहा था कि हम ले रहे हो, कंसिडरेशन में हम सामने वाले बंदे से कुछ ले रहे हैं या उसके कहने पे किसी और बंदे से, वो कुछ से क्या मुराद हो सकता है, पैसे, गुड्स, सर्विसेज। कंसिडरेशन की डिजायर है, प्रॉमिस की तरफ से होती है। जी अब अगेन वो जो कंसिडरेशन की डिजायर है वो तो प्रॉमिस की तरफ से होनी चाहिए। इन्होंने कहा आप अगर प्रॉमिसर है तो प्रॉमिस करते हुए ख्वाहिश का इजहार कौन करेगा? हम करेंगे। मैंने किसी शख्स से कहा कि अगर मैं तुम्हें $120 दूं तो क्या तुम मुझे 1 बैरल ऑयल दोगे? इसका मतलब है मैंने एक्सप्रेसली इजहार किया है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, 1 बैरल ऑयल। तो नॉर्मली प्रोमिसर इज द पर्सन जो इजहार करता है और फिर प्रोमिस ही उसको मान जाता है। जो कार वाली एग्जांपल थी उसमें डिजायर किसने की थी? जी अब कार कौन सी वाली? शीशा साफ। ठीक है, अब ये जो शीशा साफ करने वाली, अब हो क्या रहा है, 2 बंदे और 2 प्रॉमिस है। फर्ज करेंगे एक प्रॉपर डील होती तो एक बंदे ने दूसरे से वादा किया होता मैं तुम्हें ₹50 दूंगा अगर तुम्हारी गाड़ी के शीशे साफ कर दो, और दूसरे बंदे ने पहले से क्या वादा किया होता, अगर तुम ₹50 दे दो तो मैं गाड़ी के शीशा साफ कर दूं। तो ये 2 अलग अलग प्रॉमिस हैं। हर प्रॉमिस में 2 प्रॉमिस होते हैं, दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किए होते हैं। जब हमने गाड़ी रोकी तो उसने शीशा साफ कर दिया और कहा पैसे दो, तो हमने कहा हमने कब डिजायर की थी तुमसे कि तुम शीशा साफ करो तो हम तुम्हें पैसे देंगे? तो हमने तो हरगिज एक दफा भी तुम्हें नहीं बोला था। तो इसलिए प्रोमिसर लिखें या प्रोमिसी लिखें, दोनों की डिजायर होनी चाहिए अपने अपने हिस्से के प्रॉमिस के लिए। जी डेफिनेशन समझ आ रही है? अभी यहां एसेंशियल में से एक एसेंशियल पे हमारी गुफ्तगू रहती है, समथिंग विद द प्रोमिसर नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। एक बंदे के घर आग लगी, उसको किसी ने कहा भाई फायर ब्रिगेड को कॉल करो, उसने फायर ब्रिगेड को कॉल की, वो लोग आए, आग बुझाई।
आग बुझाने के बाद इसके पास आए और पैसे। अब ये तो नहीं कह सकता कि मेरी तो डिजायर ही नहीं थी, इसी की डिजायर पे हुआ है, और ये रियल एक्शन भी है और ये प्रेजेंट भी है। क्या पैसे देने बनते हैं? पैसे देने नहीं बनते। ये क्या कह के इनकार करेगा? भाई ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें गवर्नमेंट पैसे देती है कि किसी के घर आग लग जाए तो तुमने जाके बुझानी है, तो ये तुमने किया मेरे कहने पे है, लेकिन ये तुम्हारी चूंकि ड्यूटी में शामिल था तो ये मेरे कहने पे की जाने वाली हरकत के मैं पैसे देने का पाबंद नहीं हूं, चूंकि ये हमारी तुम्हारी इस तरह की कोई डील नहीं हुई। चेंज करते हैं। इसी शख्स को जब आपने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, वो मायूस होकर जा रहा था कि अचानक से आपने उसे रोक के कहा यार वो ऊपर के कमरे में मेरा मोबाइल पड़ा रह गया है, वो मुझे लाके दे दो। उसने जी बिल्डिंग खस्ता हुई हुई है, गिर सकती है, जो अंदर जाएगा उसको खतरा है। तो फिर मालिक ने कहा मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं, तुम खतरों के खिलाड़ी हो। अब ये जो मोबाइल मंगवा रहा है, क्या लोगों के सामान को अंदर से लाके बाहर देना है फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका है। अब अगर वो ये कह रहा है कि मेरे लिए मोबाइल लाके दो, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी है, वो एक सर्विस है कि वो एक खतरे वाली जगह पे जा रहा है, वहां से मोबाइल ढूंढ के लाके दे रहा है। अब अगर वो उसके पैसे मांगे तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल क्या है? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन वो नहीं होनी चाहिए जो बंदा ऑलरेडी बाउंड है कि उसने करना ही करना है। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा मुझे आके कहे सर क्लास तो मैं पढ़ रहा हूं लेकिन जो टेस्ट दे के बड़ी जबरदस्त लर्निंग होती है, मुझे लिखने का मौका मिलता है। मैंने कहा अच्छा तुमसे टेस्ट ले लेते हैं, 500 रुपए दे दो। तो बच्चा कहेगा कि सर क्लासों में टेस्ट कंडक्ट करना तो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, कॉलेज आपको पैसे दे रहे हैं क्लासें कराने के, क्लासों में टेस्ट कंडक्ट करने के, तो ये जो आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए अलग से तो नहीं कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ, अगर बच्चा कहे सर मुझे शाम में अलग से ट्यूशन पढ़नी है और मैंने जरा क्लास से 2-3 चैप्टर आगे चलना है और मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, तो ये मेरी ड्यूटी नहीं थी कि बच्चों को अगले चैप्टर्स पढ़ाना शुरू कर दूं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी के साथ कोई चीज तय हो, अगर वो उसकी ऑलरेडी ऑफिशियल ड्यूटी है तो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं बनती। आप एक रेस्टोरेंट गए, एक दरबान ने आपका दरवाजा खोला, आप बाहर निकले, आपको सलूट किया और कहा पैसे दे दें, क्योंकि मैंने आपकी इतनी ज्यादा इज्जत की है, आपकी गाड़ी का दरवाजा खोला है और आपको सलूट किया है। तो आप कहेंगे भाई इस काम के तो तुम्हें ये रेस्टोरेंट वाले पैसे दे रहे हैं, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। तो अगर तुमने कुछ मेरी डिजायर पे मेरे लिए अलग से वो किया होता जो तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, तो फिर वो कंसिडरेशन बनती। तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो उस बंदे की बहरहाल जिम्मेदारी थी, उसने करना ही करना था। बात समझ आ रही है जी? मस्ट बी की जगह मे बी जी, इन्होंने कहा कंसिडरेशन मस्ट बी की जगह मे बी होना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता। मस्ट थोड़ा जरा ज्यादा मस्त लफ्ज है, जरा मजबूती ज्यादा आ जाती है। मे जो है ना उसमें थोड़ी सी ऑप्शन आ जाती है। तो कंसिडरेशन मे बी समथिंग, शायद हो सकता है कंसिडरेशन ऐसी कोई चीज हो या ऐसी कोई चीज ना हो द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो मे से हम कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम कह रहे हैं भाई तुम जिस चीज की ड्यूटी तुम्हारी ऑलरेडी है वो कंसिडरेशन नहीं है। असल में ये नॉट इधर के बजाय ऊपर भी लग सकता था, कि दो तरह की टोन है ना। तो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, उससे भी मतलब क्लियर हो जाता, और नीचे वाले नॉट से भी मतलब क्लियर हो रहा है। तो कंसिडरेशन वो ना हो जो उस बंदे की ऑलरेडी जिम्मेदारी है। लेकिन मस्ट और मे आपस में सिनोनिम नहीं है। मस्ट में सख्ती है और मे में ऑप्शन है। ये और बात है कि कानून की जबान में कुछ मे भी बड़े माइट होते हैं, लेकिन हम उतनी गहराई में नहीं उतरेंगे। मे का हमेशा मतलब ऑप्शन नहीं होता, कभी कभी कंपल्शन भी होता है। आपने ऐसा कोई मे देखा है जिसका मतलब कंपल्शन हो? एक बच्चे पे मुझे गुस्सा है क्लास में, वो बार बार सबको तंग कर रहा हो, हूटिंग कर रहा हो, और मैं कहूं यू मे लीव द क्लास और एंड पे नो भी बोल दूं, इस मे का क्या मतलब है?
आप क्लास छोड़ के चले जाएं, ऑप्शन नहीं है, अगर दिल करे तो छोड़ के चले जाएं। ये टोन ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करता है इसमें का क्या मतलब है, लेकिन हम उतनी गहराई में नहीं उतर रहे, वो कानूनी पेचीदगी है। इस वक्त सादा सी इंग्लिश लिखी हुई है, कंसिडरेशन मस्ट, लाजमी। तो कंसिडरेशन लाजमी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसकी ड्यूटी में ऑलरेडी शामिल ना होता हो, कुछ ऐसी चीज हो जो आपने अलग से उसको कहा और वो आपके लिए कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी ड्यूटी में शाम में ट्यूशन में अगले चैप्टर पढ़ाना नहीं है, तो अगर वो होगा तो कंसिडरेशन बन जाएगी। लेकिन मेरी ड्यूटी में क्लासों में टेस्ट लेना है, डेली की क्लास देना है, तो उस चीज की मैं एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मांगूंगा तो मैं गलत कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ आई? क्या ये एसेंशियल समझ आ रहे हैं? भाई का सवाल। जी, इन्होंने कहा क्या इतनी इंग्लिश देखता है? नॉर्मली इतनी इंग्लिश नहीं देखता, डेफिनेशन के अंदर इंग्लिश देखता है। अदर देन डेफिनेशन अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिखना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको बताया था आपने बॉक्सेस में एहतियात करनी है, और बॉक्स भी टेबल नहीं, बॉक्स जिसमें प्रॉपर डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो शुरू में ये जरा ज्यादा होती है, आगे चलते जाएंगे तो पूरे चैप्टर बगैर डेफिनेशंस के भी होंगे। तो सिर्फ डेफिनेशन में हमने वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना है। अदर देन डेफिनेशन आप हमेशा अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस होंगे ना? जी, हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस होंगे, बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं 2 कंसिडरेशन होगी? 2 कंसिडरेशन होंगी, बिल्कुल सही है। तो जो जिसकी ऑलरेडी ड्यूटी थी उसके लिए तो नहीं होगी कंसिडरेशन, लेकिन दूसरे की तो होगी। जी, इन्होंने कहा अगर एक बंदे की ऑलरेडी ड्यूटी है तो उस तरफ तो कंसिडरेशन नहीं आई, दूसरी तरफ आई, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में वन साइडेड कंसिडरेशन थी और दोनों तरफ से नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मानता ही नहीं जिसमें दोनों तरफ से कंसिडरेशन ना हो, सिवाय 4 एक्सेप्शन के। इसी सफे पे नीचे एक टेबल है, उसमें 4 एक्सेप्शंस दी हुई हैं। सिर्फ दुनिया में ये 4 वो केस हैं जिसमें एक पार्टी कंसिडरेशन दे और दूसरी ना दे तो अलाउड है, वरना हमेशा लाजिम है कि दोनों तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो एक्सेप्शन में हम जाके पढ़ेंगे कि वहां ऐसा क्या था। जी, लोगों ने फौरन से उसे देखा तो बड़े रोमांचक से लफ्ज नजर आए उसमें। गिफ्ट की बात हो रही है, लव की बात हो रही है, तो ये जो है ना वो। हाँ जी, क्या बात समझ आ रही है? एक छोटा सा रूल है, उसके बाद उस टेबल में उतरेंगे, जितना टेबल हो गया उतना कर लेंगे, नहीं तो कल इसीलिए बनी है कि जो आज नहीं हुआ वो कल कर लें। कंसिडरेशन के एसेंशियल्स के बाद कॉन्सेप्ट आता है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का मुनासिब होना। एडिक्वेट समझते हैं कि ये चीज एडिक्वेट है, ये चीज मुनासिब है, ठीक है, रीजनेबल है। तो कंसिडरेशन के लिए लाजमी शर्त नहीं है कि वो मुनासिब हो। एक बंदा है, वो अपनी बाइक बेचना चाह रहा है। क्यों बेचना चाह रहा है? क्योंकि उसने कोई कर्जा चुकाना है। उसने सोचा कि अगर मैं लोगों से कहूंगा मेरी 50,000 की बाइक है, लोग आके चेक करेंगे, 1 महीने तक जो है मुख्तलिफ लोग विजिट करते रहेंगे, कोई 35,000 की ऑफर देगा, कोई 40,000 की ऑफर देगा, पता नहीं है बिकती नहीं बिकती, लेकिन तब तक वो बंदा मेरे घर का सामान जरूर बिकवा देगा, या वो मेरी बाइक को पे कब्जा ही ना कर ले। तो इस बंदे ने सोचा कि अगर मैं ये बाइक कम दाम में बेच दूंगा तो जल्दी बिक जाएगी। उसने अपनी बाइक 25,000 रुपए सेल पे लगा दी OLX पे। एक बंदा आया और वो खरीद के चला गया। फ्री कॉन्सेंट है, सब कुछ सही है, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, सारा कुछ हो गया। ये बाइक 35 या 40 की बिक जाती शायद किसी हालात में। तो आज इसको ये दुख जरूर है कि मैंने अपनी बाइक कम पे बेची। लेकिन अगर इसने फ्री माइंड से ओपन ऑप्शन दी थी, एक बंदे ने ओपन वो उसको एक्सेप्ट किया था, दोनों के दरमियान डील हुई थी और ये सारा कुछ तय पाया, तो अब कल कोई अदालत में जाके ये नहीं कह सकता नहीं जी मेरी बाइक कम में बिकी है, मुझे बाइक वापस दिलाई जाए ताकि मैं ज्यादा महंगी की बेचूं। कंसिडरेशन होना शर्त है, लेकिन कंसिडरेशन एडिक्वेट होना शर्त नहीं है, वरना तो दुनिया में हर वक्त ही झगड़े चलते रहेंगे। नहीं भाई ये तो मुनासिब नहीं है, इसकी तो इतनी वर्थ नहीं बनती, इसकी तो इतनी वर्थ नहीं, ये घर तो 5 करोड़ का बिक सकता था, इसने मेरे से 4 करोड़ में कैसे खरीद लिया। तो रूल ये है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना लाजमी शर्त नहीं है। अगर दोनों पार्टीज फ्री कॉन्सेंट से एक दूसरे के आमने सामने बैठ के या तो एक दूसरे से डील करके कुछ तय कर चुके हुए हैं तो ठीक है, ये कंसिडरेशन सही है। अगर ये कम लग भी रही है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, वरना तो हर वक्त झगड़ा चलता रहे। मैं कहूं जी हम तो इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपने तो बड़े थोड़े से पैसे दिए हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई के तो बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए,
तो हो सकता है आप कहें ये तो बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, पढ़ा तो 4 दिन रहे हैं, 5वें दिन फिर हमें रिकॉर्डेड वाले भाई साहब मिल रहे हैं, तो ये तो झगड़ा चलता रहेगा। तो कंसिडरेशन में ये वाला एलिमेंट उन्होंने गायब कर दिया। उन्होंने कहा कंसिडरेशन के लिए एडिक्वेट होने की शर्त नहीं है, लेकिन अगर कंसिडरेशन कम होगी तो ये शक जरूर होगा कि फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। अगर एक बंदा वो बाइक जो 50,000 की, 35,000 की, 40,000 की बिक सकती है, अगर 25 की बेच रहा है तो अदालत को शक जरूर होगा, वो तहकीक करने का हक रखती है कि किसी ने गन पॉइंट पे जबरदस्ती मजबूर तो नहीं किया था उसे। ये बात समझ आ रही है? कानून क्या है? If consideration is inadequate but consent of promisor is freely given, then it is। अगर consideration मुनासिब ना हो, inadequate हो, but consent promisor की freely given है, जो प्रॉमिस कर रहा था चीज बेचने की, उसकी अगर consent बिल्कुल आजादी से ली गई है और किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, तो ये वैलिड है। लेकिन कोर्ट शक कर सकती है कि शायद कॉन्सेंट फ्री नहीं थी क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। इंग्लिश लैंग्वेज की फुल एक्सट्रीम, ऊपर वाला जुमला और नीचे वाला जुमला एक दूसरे को ऑपोजिट टोन में बता रहे हैं। अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है और कॉन्सेंट ऑफ प्रोमिसर फ्री है तो ये वैलिड है, लेकिन हो सकता है अदालत को लगे कि कॉन्सेंट फ्री नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन, तो अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो और कॉन्सेंट फ्री हो तो वैलिड है, लेकिन अदालत को लगेगा क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो शायद कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, तो ये मशकूक केस बन जाएगा, लेकिन ये मना नहीं है। यानी अगर एक बंदा अपनी चीज किसी भी कीमत पे दूसरे को बेच देता है और दोनों हैप्पी हैं इस पे, तो अदालत को मसला नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन जरूर होगी, वो तहकीक करने का हक रखते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ये चीज अलाउड है कि एक बंदा अपनी चीज किसी भी कंसिडरेशन पे दूसरे के साथ तय कर ले। ये उन दोनों की आपस की मजबूरी रजामंदी है। कल को ये नहीं कहेंगे कि ये कम था या ज्यादा था। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्की बात है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, कंसिडरेशन के नीचे के एसेंशियल समझ आ गए, और ये रूल समझ आ गया एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का। नीचे हमारी स्टार्ट हो जाती हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या होता है? एक्सेप्शन, वर्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? जहां ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। याद है आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा कभी? उन्होंने कहा जी डिमांड और प्राइस का आपस में ये ताल्लुक होता है, और उसके बाद जब आप सवाल पूछने ही वाले थे टीचर से, नहीं सर ऐसे देखें फलाना फलाना जगह, तो उसने आपको जुम्मा बाजार लगा के दिखा दी एक्सेप्शंस का। उसने कहा बस ये 12-13 एक्सेप्शंस होती हैं, उसके अलावा हमेशा ये रूल वैलिड है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जहां वो वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा। तो नॉर्मल रूल सुन लें जो यहां नहीं लिखा हुआ, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना लाजमी है। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक बंदे को कंसिडरेशन मिल रही हो और दूसरे को कंसिडरेशन ना मिल रही हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें दोनों की दोनों पार्टीज का कंसिडरेशन रखना जरूरी है। अगर किसी एक ने, फॉर एग्जांपल एक अच्छे आदमी ने आपको फ्री में चावल खिला दिया, आप जगह से गुजर रहे तो उसने कहा जी हम फ्री में लोगों को चावल खिला रहे हैं, आप भी बैठ जाओ खा लो। आपको चावल मिल गए कंसिडरेशन, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसको जो सवाब मिला वो वर्चुअल चीज है, वो हकीकी सामने की कमर्शियल चीज नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक बंदे का अच्छा वो किरदार है, या एक बंदे की अच्छाई है जो उसने आपके साथ की। तो कंसिडरेशन हमेशा दोनों तरफ से होगी तो वो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और अगर एक बंदे की तरफ से अच्छाई है और दूसरा बंदा कुछ नहीं कर रहा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिवाय इन 4 केसेस के। क्या ये बात समझ आ रही है? इन 4 में से सबसे छोटा भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास फिर कल मार्जिन रहे। सबसे छोटा गिफ्ट्स। गिफ्ट में क्या होता है भला? गिफ्ट कैसे कहते हैं? आप तो अक्सर गिफ्ट देते रहते हैं जी, वालिदैन से गिफ्ट मिलता है और आप वो गिफ्ट अपने दोस्तों को बांट देते हैं। हाँ जी, तो गिफ्ट क्या होता है? जिसमें एक बंदा आपको कोई चीज तोहफतन दे देता है। और क्या गिफ्ट मुस्कुराहट होती है? गिफ्ट कोई कमर्शियल टाइप की चीज होती है। कोई आपको पेन मिल गया, कोई जो है वो पता नहीं आपको क्या गिफ्ट मिलते हैं, मोटरसाइकिल मिल गई, बहुत ही एक्सट्रीम गिफ्ट की बात कर लें, घड़ी मिल गई, मोबाइल मिल गया वालिदैन की तरफ से। तो गिफ्ट
में क्या होता है, आपको कोई चीज मिलती है लेकिन बदले में आप कोई चीज, कोई कमर्शियल चीज नहीं दे रहे होते। तो गिफ्ट के केस में दिस इज अलाउड कि अगर एक गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया जाए आपके नाम पे तो ये सही कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको कोई गलत नहीं कहेगा। क्योंकि गिफ्ट के केस में कुछ और मामलात होते हैं और कोई एक बंदा अपनी चाहत से दूसरे बंदे को गिफ्ट दे देता है बगैर उससे कंसिडरेशन लिए। हाँ, अगर एक बंदा गिफ्ट देने का वादा करे, फर्ज करें आपका भाई आपको कहे कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा महीने बाद, और महीने बाद गिफ्ट ना दे, तो आप उसे अदालत नहीं ले जा सकते। क्या आप अदालत जाके कहें इसने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, इसको आप इफेक्टिव करें, और 2 छोटे भाई गवाह भी थे। तो ऐसे में अदालत ये देखेगी कि क्या दोनों तरफ से कंसिडरेशन है। अच्छा, भाई ने तो तुम्हें गिफ्ट देना था, तुमने भाई को क्या देना था? आप देंगे जी मैं तो कुछ भी नहीं देता, मैं तो दुआ देनी थी, मैं तो इसके लिए अच्छा सोचना था। उन्होंने कहा वो तो इमेजिनरी चीज हो गई ना, कारोबारी दुनिया की बात करो, तुमने उसे कुछ नहीं देना था, उसने तुम्हें गिफ्ट देना था, इसका मतलब है तुम लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था ही गलत। तो गिफ्ट देने का वादा गलत है, लेकिन अगर वो वादा किए बगैर गिफ्ट ट्रांसफर कर दे, आपको घड़ी इनाम में दे दे और 3 दिन बाद उसे ख्याल आया कि मैं तो ज्यादा जज्बाती हो गया था, अब वो आपको अदालत लेके जाए और कहे कि जी इससे पूछें इसने क्या कंसिडरेशन दी थी, मैंने तो उसे घड़ी दी है, तो अदालत कहेगी कि क्या ये वादा है या गिफ्ट ट्रांसफर हो चुका है। अगर ट्रांसफर हो गया है तो अब रिवर्स नहीं होगा। तो कंप्लीटेड गिफ्ट में वन साइडेड कंसिडरेशन अलाउड है, लेकिन गिफ्ट देने के वादे में वन साइडेड कंसिडरेशन अलाउड नहीं है। गिफ्ट कंप्लीट कैसे होता है? ट्रांसफर करके। अगर फर्स्ट करें एक कोई फिजिकल चीज है, ये डस्टर है, इस डस्टर की कोई रसीद नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैंने किसी को गिफ्ट करना होगा, मैं कहूंगा ये लीजिए मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, ओके है। लेकिन अगर किसी ने किसी को जमीन गिफ्ट करनी हो या गाड़ी गिफ्ट करनी हो, बाइक गिफ्ट करनी हो, तो उसका क्या तरीका होगा? उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर राइटिंग में कंप्लीट कराएंगे तो वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा, वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो पहला एरिया है वो है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी। ये कौन है? एक डोनर होगा और एक डोनी होगा। जो एक्शन करता है डोनर, जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर है, और जो गिफ्ट वसूल कर रहा है तो वो गिफ्ट जो कि एक्सेप्ट कर लिए डोनी ने, शुक्रिया कह के बाजू पे घड़ी बांध ली, आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट एंड आर गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट वापस नहीं मांगा जा सकता। और आप ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, गिफ्ट दे दिया तो भले वन साइडेड कंसिडरेशन है, लॉ अलाउ कर देता है। गिफ्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है? इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर। एक डीड कहते हैं एग्रीमेंट को, और ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपर्ली। तो अगर एक प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से कोई चीज गुजरी है तो वो गिफ्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो जिन चीजों में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो गिफ्ट ट्रांसफर होगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और जिसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है वो फिजिकल हैंडओवर हो जाएगा। तो कंप्लीटेड गिफ्ट अलाउड है, अगर आपने दे दिया तो वन साइडेड कंसिडरेशन के साथ कोई मसला नहीं। डन। घर जाके आपने इन्हीं बातों पे थोड़ा सा गौर करना है, इसको लिखना है, तो कल इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर पे एक आखिरी हमला करते हैं इंशाल्लाह।